नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट एकेडमी ग्वालियर के प्यारे से यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं फैजान मंसूरी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। और आनंद सर कहते हैं ना कि मरते दम तक पढ़ाते रहेंगे, इसी तरीके से बेटा मरते दम तक हम आपको फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम चाक पाक हो गए। ठीक है, चलो तो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या। आज हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वहां से हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर तो डेफिनेशन की बात करें, अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो क्या? वर्क डन in bringing a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point, from infinity to a point। अच्छे से मेरी बात को समझना। मान ले कि यहां पर एक चार्ज है क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? +1 कूलम के बराबर है, +1 कूलम के बराबर है। क्लियर है बेटा मेरी बात? ठीक है, इसकी यूनिट +1 कूलम के बराबर है। ठीक है, ये इंफिनिटी पर रखा हुआ था, आप इसको उठाकर किसी एक पॉइंट पर लाए ए, और इसमें आपने W वर्क करा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो मैं लिख दूंगा W अपॉन क्यू, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और हम इसको V से डिनोट करते हैं। क्लियर है? जनरली हम डेल्टा V से करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इसके अगला टॉपिक वही है। क्लियर है? अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो W की यूनिट जूल हो जाएगी, यानी वर्क की यूनिट जूल, और Q की अपनी यूनिट कूलम हो जाएगी, और इसी को हम वोल्ट बोलते हैं, इसी को हम वोल्ट बोलते हैं। क्लियर बेटा मेरी बात? और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है मेरी बात? उम्मीद है कि इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होगी। क्लियर है? इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, और उसके बारे में क्या क्या सारी चीजें हम पढ़ते हैं। क्लियर मेरी बात? इतना मुझे लगता है कि सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नॉर्मली जब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हो तो हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो याद रखना कि जो Q आता है, ये जो Q आता है, ये हम विथ साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विथ साइन लिखते हैं। क्लियर है मेरी बात? यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डेल्टा V के नाम से डिनोट करते हैं, जिसको हम डेल्टा V के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। मैं क्या बोलता हूं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आसान है, ये सारी चीजें सेम, और इसको मैं डेल्टा V से डिनोट करूंगा। समझना मेरी बात अच्छे से। ये पॉइंट था B, आप इसको लाए और आपने इसको यहां रख दिया A पॉइंट पर। क्लियर है मेरी बात? W काम करा और Q चार्ज था, तो अब डेल्टा V क्या हो जाएगा मेरा? VA माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q, W अपॉन Q। क्लियर है मेरी बात? बाकी सब कुछ सेम है, यूनिट वगैरह, स्केलर क्वांटिटी, Q विथ साइन रखना, सब कुछ चीजें सेम है, सब कुछ चीजें सेम है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अब इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊं तुम लोगों को, और अच्छे से अगर इस फॉर्मूले को पढ़ाऊं जिससे हमें काम है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन के आता है KQ/R। क्या आता है? कैसे आया सर? ये कैसे आया? घबराना नहीं है। देख, यहां पर अगर मैं W की वैल्यू रख दूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स आ जाएगा हमारा KQ1Q2/R², वहां से Q से Q मर जाएगा तो KQ/R² आ जाएगा। और जैसे मेरी बात सुन, W क्या लिख दूंगा मैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में Q। फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? Q1 Q2 अपॉन में R², नीचे एक Q चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना? R। R से एक R मर गया, Q से एक Q मर गया, तो KQ अपॉन R आ गया। क्या आ गया अपना? KQ/R आ गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, याद रखना। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी है तो सिंगल पॉइंट का हम ये लिखेंगे, और अगर n चार्जेस हुए तो हम बहुत सारी जगह लिखते चलेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक पॉइंट है और यहां से
यहां से R1 दूरी पर Q1 रखा है, R2 दूरी पर Q2 रखा है, R3 दूरी पर Q3 रखा है और R4 दूरी पर Q4 रखा। और मैंने बोला कि इस पॉइंट का A बोल रहा हूं, बताओ VA कितना होगा? तो KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 प्लस KQ4 अपॉन R4। कुछ नहीं करना है, एक एक का पकड़ो और लिखते चलो, एक एक का पकड़ो और लिखते चलो। याद रखना, अगर एनर्जी लिखता तो फिर मुझे जोड़े बनाने पड़ते, इसका एक जोड़ा बनता, फिर इससे इसका बनता, इससे इसका बनता, वो अलग जमेला। ठीक है, वो मैंने तुम्हें पिछले वाले में पढ़ा दिया। क्लियर है? जब n चार्जेस की बात होती है तो इस तरीके से हमारा काम चलता है। क्लियर है? जैसे मान लो कि सवाल एक नॉर्मली अगर सवाल पूछा जाए क्या कि आपके पास एक चार्ज दिया है 4 कूलम और r बराबर मैंने दिया 2 मीटर मान लो। ठीक है, तो मुझे बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो KQ/R लगा दो, K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 लिख दो, Q की वैल्यू उसमें 4 दी है और R की 2 दी है, 2 से मर जाएगा, 2 बार कितना आ गया? 18 × 10 की पावर 9 वोल्ट। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से सवाल आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं, वहीं से अपनों को करना। पूरा चैप्टर आसान है, मेन टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत बचा वो भी अपन पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुम लोगों को बताते रहूंगा। क्लियर है मेरी बात? चलो, अब जो मेजर चीज है, 2 स्टेटमेंट यहां से बनते हैं, वो दोनों स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट, अगर वो पूछ ले कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले। ठीक है, आज से रमजान भी चालू होगा, मस्त फर्स्ट क्लास, जितने भी बच्चे आराम से रोजा वोजा रखो, बिल्कुल पढ़ाई भी अपनी जगह है, पढ़ाई भी करना हमें। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर, समझना मेरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, या ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा? ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है ये आप लोगों को बताना। कैसे बताएगी? देख, अगर एक आधा भी कोई एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि फॉल्स है। मैं तुझे बताता हूं, उसने बोला कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये मेरे पास मान लीजिए कि स्क्वायर है। ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट है इसका, मैंने यहां पर चार्ज रखा Q, यहां पर चार्ज रखा Q, यहां पर चार्ज रखा Q और यहां पर चार्ज रखा Q। अगर ये डिस्टेंस को मैं R बोल रहा हूं तो ये डिस्टेंस भी मेरी R होगी, इस डिस्टेंस को भी मेरी R होगी और ये डिस्टेंस मेरी R होगी। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं A पॉइंट। क्लियर? अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूं A पॉइंट पर, समझना मेरी बात अच्छे से, तो क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके कारण इस तरफ होगी, इसके कारण इस तरफ होगी, इसके कारण इस तरफ होगी और इसके कारण इस तरफ होगी, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। यानी सवाल के हिसाब से अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 तो क्या पोटेंशियल भी 0 होगा? अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखूं तो पोटेंशियल तो 0 नहीं है भाई, KQ/R, बगल वाले के कारण भी KQ/R, इसके कारण भी KQ/R और KQ/R, तो कितनी हो गई? V बराबर 4KQ/R। तो पोटेंशियल तो 0 नहीं है, तो यहां से आंसर क्या आएगा अपना? फॉल्स। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है मेरी बात? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो कैसे सकती है? सेम स्क्वायर में अगर मैं डायग्राम, अच्छा एक मिल गया तो हमारा आंसर तो फॉल्स हो गया। मान ले यहां पर Q रखा है, यहां पर Q रखा है और सॉरी यहां पर -Q है, ये Q है और ये -Q है, नहीं ये -2Q है और ये भी -2Q। क्लियर मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई इसकी? नॉट 0। ठीक है, क्यों? ये इसके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, पर पोटेंशियल इसका 0 नहीं हुआ। ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, पोटेंशियल नॉट 0। तो और भी एग्जांपल बन सकते हैं जहां से ये ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाए और पोटेंशियल भी 0 हो जाए, बन सकते हैं। क्लियर है? तो एक पॉइंट तो हमने प्रूफ कर दिया। क्या इसका उल्टा भी सही होगा? मैं अब अगला स्टेटमेंट तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है
तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगी? बताओ ट्रू। पॉज करो वीडियो को और दिमाग लगाओ, मुझे तो पता है, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या ऐसा जरूरी हो सकता है। यहां पर इस वीडियो को पॉज कर दो पॉज जल्दी से। मैं पॉज हो गया था, ठीक है, पॉज कर दी तुमने वीडियो को। अब वापस से चालू करो, पहले अपना दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, वापस से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो, इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। डिस्टेंस इसकी आर 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 और आर, क्लियर है। कुछ इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार कर देखो कि पोटेंशियल जीरो आ जाए, पोटेंशियल क्या आ जाए बेटा, जीरो आ जाए, क्लियर है। किस तरीके से करेंगे हम देखें, यहां पर Q और यहां पर माइनस Q, यहां पर भी माइनस Q और यहां पर Q, क्लियर मेरी बात। इस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, इस माइनस Q के कारण इस तरफ होगी। अभी तक किसी ने किसी को कैंसिल आउट नहीं कर, इस माइनस Q के कारण भी इसी तरफ होगी और इस Q के कारण इस तरफ होगी, क्लियर है। दो इस तरफ दो इस तरफ, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी जो कि नॉट जीरो होगी, जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूं, क्योंकि पोटेंशियल विथ साइन लिखा जाता है, तो के अगर इसके कारण लिखूंगा तो Q बाय आर प्लस के ऑफ माइनस Q बाय आर प्लस के Q बाय आर प्लस के ऑफ माइनस Q बाय आर। अब पोटेंशियल क्या आ जाएगा इसका, देख V बराबर के क्यू बाय आर, और के क्यू बाय आर को मैं 2k क्यू बाय आर लिख दूंगा, माइनस के क्यू बाय आर और के क्यू बाय आर को माइनस 2k क्यू बाय आर लिख दूंगा। तो आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए हमारे, फॉल्स हो गए। दोनों स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, फॉल्स हो गए। फॉल्स मतलब क्या, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, फॉल्स। अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होगा, फॉल्स। दोनों केस फॉल्स है, दोनों केस कैसे फॉल्स है। याद करो जमाना जब मैंने तुम्हें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में पढ़ाया था, उस केस में एक ट्रू आया था और एक फॉल्स आया था, क्लियर मेरी बात। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल घुसा लेना अंदर की, ये चीज होना सही, मतलब इस तरीके से भी अगर सवाल आया ट्रू फॉल्स में, या इस तरीके से सवाल आ सकता है कि स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 है, फिर ऑप्शन बन गए क्या कि S1 एंड S2 ट्रू, दोनों ट्रू है, S1 ट्रू है S2 फॉल्स है, ठीक है। अगला ऑप्शन तुम्हारा बन गया है क्या कि S2 ट्रू है और S1 फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट में क्या है कि S1 एंड S2 दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में अगर S1 S2 को दो स्टेटमेंट हो जाए तो ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसी तरीके से सवाल तुम्हारे पेपर में आएंगे और इसी तरीके से सवाल तुम्हें अपने पेपर में सॉल्व करना है, क्लियर मेरी बात। घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरीके का सवाल अगर अपने पेपर में आता है तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा झमेला सही कर लो यार। ना सुना सुन चलो, क्लियर मेरी बात, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़े, अब हम फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला इलेक्ट्रिक पोट, अच्छा याद रखना, मैं सबसे अच्छी बात तुम्हें ये बताता हूं कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जबकि पोटेंशियल हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। पोटेंशियल हमारी, इसको बंद कर दो वापस से, पोटेंशियल हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए वो मरती नहीं है, वो तब तक नहीं मरेगी जब तक प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं, अगर प्लस माइनस का चार्ज रखा तो फिर वो मर जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ रिंग, फिर होलो स्फीयर, फिर सॉलिड स्फीयर, फिर हम आर्क के बारे में पढ़ेंगे।
तो वही सेम जो हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी वही सारा केस होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारी रेडियस है आर, ये हमारी रेडियस है आर, कोई एक पॉइंट ले रहा हूं मैं एक्स, नॉर्मल पॉइंट, वही केस, क्या ये घड़ी मान ले, ये हमारे पास एक रिंग है, इसकी रेडियस आर है, मान ले कि ये हमारे पास एक रिंग है, इसकी रेडियस आर है, और यहां से किसी एक पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा हूं तो उसी को सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा हूं तो उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हमारे पास ये हमारे पास क्या डायग्राम बना हुआ और ये एक्स एक कोई भी बाहर का एक पॉइंट है, ठीक है। मान ले कि कोई भी एक पॉइंट हो सकता है वहां पर, उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सेम आंसर है क्या, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। v क्या हो जाएगा हमारा समझना है, के क्यू अपॉन में, पिछले वाले इंटेंसिटी में x था, यहां पर x नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 1/2, यानी कि रूट है, क्या बेटा ये रूट है, क्लियर मेरी बात। होल की पावर 1/2 मतलब क्या, रूट ही है, अंडर रूट है वो, ठीक है। इसको ओपन मत कर देना, ठीक है, अंडर रूट है वो, उसका ध्यान रखना, अंडर रूट को अंडर रूट की तरह ही रखना, ठीक है, अंडर रूट को अंडर रूट की तरह ही हमें रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से सबसे पहले मैं सेंटर के बारे में निकाल लूं कि V8 सेंटर कितना होगा, बटन बटन नहीं लगाने आते यार, इतने बड़े होगा बटन नहीं लगते। जीवन बेटा ध्यान रखना 10वीं तक ही अच्छा रहता है, अगर तुम्हें जीवन की सच्चाई बताऊं तो जो जीवन असल जीवन है वो 10वीं तक ही अच्छा रहता है, असल जीवन तुम्हारा 10वीं तक अच्छा, उसके बाद तो बहुत जीवन में झमेला है। वी सेंटर पर हटाओ, नहीं लगा रहा बटन, वी सेंटर पर एक्स कितना हो गया 0, तो वी सेंटर पर वी क्या हो जाएगा हमारा, देख के क्यू अपॉन में 0 प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो वी बराबर क्या आ गया हमारा के क्यू बाय आर, जो कि क्या होता है बेटा मैक्स होता है, क्या होता है मैक्स, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर क्या थी 0, क्यों, क्योंकि यहां पर एक्स लिखा हुआ था, अब यहां पर एक्स नहीं है तो मैक्स कहां पर होती है, सेंटर पर होती है, और कितनी होती है बेटा हमारी के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, क्लियर मेरी बात। चलो अब एक बात बताओ, नॉर्मली एक्स के बढ़ने पर, एक्स के बढ़ने पर पोटेंशियल हमारा घट जाएगा, पोटेंशियल हमारा घट जाएगा, मैंने बोला ग्राफ बनाओ, मैंने बोला ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ बेटा ग्राफ बनाओ, ठीक है, समझना मेरी बात को। ये अगर ये एक ही क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट आर स्क्वायर, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो मैं इसको हटा भी सकता हूं, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर की पावर 1/2, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x आ जाएगा यहां से, अगर मैं सॉल्व करना चाहूं। लेकिन क्या वाकई में ये हमारा सही आंसर है, क्या वाकई में ये हमारा सही आंसर है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर मैक्सिमम पहले ऐसा बढ़ेगा और फिर ऐसा घटने लग जाएगा, क्लियर है, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा और फिर हमारा घटने लग जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर वाला, ये ऊपर इंटेंसिटी है और नीचे हमारा क्या है बेटा एक्स, यानी फिर आर एक नॉर्मली रेडियस होती है, क्लियर है। ये ग्राफ भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ये ग्राफ भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, इसको थोड़ा सा और लीनियरली हम बना लेंगे, मतलब ये ऐसा मान लो ये थोड़ा सा तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, इंटेंसिटी हो गई और ये अपना डिस्टेंस हो गया एक्स, क्लियर है। ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, तुम्हें ग्राफ्स आना चाहिए, पर ऑप्शन में जब तुम्हें मिलेगा तो ऑप्शन मारना आना चाहिए, ठीक है भाई। सेंटर से दो ग्राफ मिलेगी तो सेंटर से चालू हो रहा है उसको पहले ही हटा दो ग्राफ ऐसे मिलेगी तो ऊपर से चालू हो रहा है तो उसमें हमें ये सारी चीजें लेके चलना है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल क्या होगा, याद रखना मेरी बात, हॉलो सॉलिड हो किसी भी तरीके का हो, बाहर अगर आ जाएगा तो हम उसको पॉइंट मास मान लेंगे, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैं आर बोल रहा हूं। वही हमारे तीन केस वापिस से हमारे पास तीन केस, पहला आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि आउटसाइड वाला केस है हमारे पास। दूसरा हमारे पास केस कौन सा है, आर बराबर आर, यानी कि सरफेस वाला केस है हमारे पास, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज स्मॉलर देन आर, यानी कि इनसाइड वाला केस है हमारे पास, क्लियर है। तीन केस हमारे पास बनते, दो केस मैंने तुम्हें हमेशा से पढ़ा है, क्या
कि जब बाहर की बात हो रही हो, आउटसाइड की बात हो रही हो, जब भी आउटसाइड की बात हो रही हो, तो तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना और उसको पॉइंट मास मान लेना है। क्या मान लेना? पॉइंट मास मान लेना है। v बराबर क्या हो जाएगा हमारा? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ठीक है, आर बढ़ेगा वो घटता रहेगा, बात खत्म। अगर सरफेस की बात हो, सरफेस में भी मैंने तुम्हें क्या पढ़ा रखा कि सरफेस तक भी क्या चलेगा? v बराबर के क्यू बाय आर, v बराबर के क्यू बाय आर। अब झमेला आया हमारे पास तीसरा वाला केस का। किसका केस का बेटा? तीसरा वाला केस का। कौन सा? कि r बराबर r दे रखा, उसमें r बराबर क्या दे रखा? r दे रखा। इस केस में जब भी पोटेंशियल हो तो याद रखना क्या कि इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है इन हॉलो स्फीयर। और कितना कांस्टेंट होता है? v बराबर के क्यू बाय आर। याद रखना रेडियस क्या है? ये रेडियस। क्लियर है? ये क्या है? रेडियस। मैंने बोला चलो ग्राफ बनाओ, मैंने बोला चलो ग्राफ बनाओ। क्या सेंटर पर कितना हो जाएगा? सेंटर पर कितना हो जाएगा? ये तो जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा। क्या सेंटर पर जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा। बाहर, बाहर की अगर बात करो तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। यहां पर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, और उसके बाद तो कांस्टेंट है, उसके बाद क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? सेंटर से चालू करो, सेंटर से चालू करो, बिल्कुल ऊपर से चालू होगा क्योंकि ये उसके मैक्सिमम हो गया। ये क्या हो गया बेटा? उसका मैक्सिमम हो गया। क्लियर है? और उसके बाद मैंने बोला कि चलो ग्राफ बनाएंगे। तो पहले क्योंकि वो कांस्टेंट है तो सीधी लाइन चलेगी हमारी, हाँ या ना? ये जो पॉइंट होगा, याद रखना डॉटेड लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये r बराबर क्या हो गया? r हो गया। उसके बाद v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है, यानी कैसा आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से घट, ठीक है, इस तरीके, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? यहां पर अपना इंटेंसिटी आ गया और यहां पर अपना r आ गया। क्लियर है? क्या पहले कांस्टेंट था तो हम सेंटर तक उसको, सेंटर तक हम उसको जैसे लाए कांस्टेंट लाए, उसके बाद क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने उसको नीचे गिरा दिया। हमने उसको क्या करा बेटा? नीचे गिरा दिया। क्लियर है? लेकिन याद रखना कि अंदर और सेंटर पर बराबर होता है। फ्लाइंग किस लोगे क्या बेटा? चलो अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड स्फीयर। अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। क्लियर है? ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, वही सारी कथा। ये आर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैं आर बोल रहा हूं। फिर से हमारे पास तीन केस है, यहां झमेला अलग होता है, ध्यान रखना। पहला आर इज ग्रेटर देन आर, आउटसाइड। आउटसाइड की तो बात ही खत्म कर दो सर, आउटसाइड कुछ भी हो v बराबर के क्यू बाय आर होगा, बात खत्म। के क्यू बाय आर होगा, बात खत्म। क्लियर है? पर चार्ज है क्यू, ठीक है, क्यू उसका चार्ज। सरफेस की बात हो गई, आर बराबर आर, यहां तक भी सब कुछ समय जमेला सेम है, के क्यू बाय आर हो जाएगा। v बराबर क्या हो गया? के क्यू बाय आर। अब याद रखना, अब तुम्हारे पास मेजर केस है पढ़ने को। ये वाला जो केस है ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यूनिक है और पूछता है पेपर में। कौन सा? इनसाइड वाला केस। कौन सा वाला केस है? इनसाइड वाला केस है। याद रखना जब भी वो इनसाइड वाला केस पूछेगा सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर यानी ठोस, ठीक है, सॉलिड स्फीयर मतलब समझते हैं शॉर्टपुट का स्फीयर देखा तो अंदर से भरा हुआ रहता, अंदर से भी उसके अंदर सेम मटेरियल भरा हुआ था, उसी को हम क्या बोलते हैं? ठोस। जब भी वो तीसरे वाले केस की बात करेगा, जब भी वो तीसरे वाली केस की बात करेगा तो याद रखना बहुत अच्छे से क्या कि तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? v बराबर के क्यू। पहले के क्यू से याद रखो और अपॉन में तुम्हें पहले आर क्यूब लिख देना है। क्या लिख देना है? 2r क्यूब लिख देना है। क्लियर है? फिर ब्रैकेट में आएगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? क्या कि v बराबर के क्यू अपॉन में नीचे 2r क्यूब होगा, ठीक है, 3r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन से ये हमारा बनता है, इंटीग्रेशन से बनता है और इसी तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। के क्यू अपॉन में 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। 1 मिनट के लिए चालू रखना।
क्या रात ज्यादा हो गई ना बेटा, इसलिए फोन आ जाता है। टाइम देखो एक बार, टाइम देखो एक बार, 11 बज रही बेटा रात की, ठीक है। अब शूट कर रहे पैरामाउंट एकेडमी एंड सन तुम्हारे साथ है। इतना तो घर वाले साथ नहीं बेटा, इतने पैरामाउंट एकेडमी वाले साथ है, ठीक है। चलो याद रखना है। अब अगर मैं यहां से सेंटर के लिए निकालू, सेंटर के लिए मतलब आर बराबर क्या हो गया 0, तो वी बराबर क्या हो जाएगा देख, के क्यू अपॉन में 2r क्यूब, ये 0 होगा तो यहां पर 3r² आ जाएगा, r स्क्वायर से r क्यूब मर जाएगा तो क्या बचा अपना 3/2 के क्यू बाय आर, 3/2 के क्यू बाय आर। क्लियर मेरी बात, 3/2 के क्यू बाय आर, ये याद रखना। यहां से अगर एक रिलेशन निकालू तो v एट सरफेस, v एट सरफेस, ठीक है। फोन कॉल पे फोन कॉल नहीं उठा रहा अभी। सरफेस पर कितना है हमारा के क्यू बाय आर, पहली चीज। v एट सेंटर कितना है 3/2 के क्यू बाय आर, हाँ या ना, ये सरफेस लिखा है तो क्या मैं v सेंटर को 3/2 ना सुना उस घर वाला सोच रहे हो औलाद क्या कर रही रात में इतना दूर फोन नहीं उठा रही, घर वाला अनसन सब करते थे। क्लियर है मेरी बात, ये बात याद रखना। ये सवाल क्या पूछेगा कि वी सेंटर अपॉन वी सरफेस का रेशियो बता दो, तो याद रखना 3/2। अगर इसका उल्टा कर दे तो 2/3। ध्यान रखना कि वो सेंटर सरफेस पूछ रहा है या सेंटर सरफेस पूछ रहा है या सरफेस सेंटर पूछ रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से तुम्हें याद रखना है कि क्या क्या हो सकता है। क्लियर है, देख इसका सवाल और पेपर में किस तरीके से आ सकता है मैं तुझे बताता हूँ। जैसे एक सवाल है अपने पास, उसने बोला सॉलिड स्फीयर, a solid sphere radius r and charge q, at what distance from the center potential is half as of its center। सवाल को अच्छे से पढ़ तो तुझे सारा झमेला समझ में आ जाएगा। उसने बोला क्या सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q दे रखा उसने, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर v पोटेंशियल इज हाफ एज ऑफ इट सेंटर। v सेंटर पर कितना है 3/2 के क्यू बाय आर, सेंटर पर कितना है के क्यू बाय आर। उसने डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा आपसे डिस्टेंस पूछा है। क्लियर है, उसने बोला कि पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल जो होगा आर पॉइंट पर वो आधा, आधा बोला डबल बोला, हाफ होना चाहिए v ऑफ सेंटर की, और यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी। क्लियर है मेरी बात, यहां से आपको डिस्टेंस निकालनी। इसी तरीके का सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इसी तरीके का सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्लियर है, अब हमें नहीं पता है कि ये बाहर का है अंदर का है, लेकिन उसने आधा बोला तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कथा बाहर में चली गई, तो मैं यहां लिख दूंगा के क्यू बाय आर बराबर 1/2, सेंटर पर भी कितना होता है 3/2 के क्यू बाय आर, हाँ या ना। क्लियर है सर, के क्यू से के क्यू मर जाएगा, 1/r बराबर 3/4 इंटू 1/r। मुझे r और r में रिलेशन निकालना है, ये r निकालना है इन टर्म्स ऑफ ये, तो r बराबर हो जाएगा 4/3r, हाँ या ना, हाँ सही है, ठीक है। r बराबर हो जाएगा 4/3r, यानी क्या आपको r बराबर 1.3r बाहर होना पड़ेगा, ठीक है। कितना r को आप 4/3r रख दो, आपका जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर का आधा हो जाएगा, आपका जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर का आधा हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और इसका नाम है रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में बात करें तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देख, मान ले कि यहाँ पर एक चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस पर उसने यहाँ पर A पॉइंट दिया। अगर मैं VA लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, KQ बाय R, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ KQ इंटू R की पावर -1, R की पावर -1। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर क्लियर। ठीक है, अब देख इसी पॉइंट पर मुझे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इंटेंसिटी लिखना है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मेरी, KQ अपॉन में R²। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ KQ अपॉन में R², या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I बराबर, समझना, KQ अपॉन में R इंटू R। हाँ या ना, KQ अपॉन में R इंटू R, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं क्या, ये पोटेंशियल लिखा है हमारा, तो पोटेंशियल इंटू R, पोटेंशियल अपॉन में R लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसी को हमें और अच्छे से लिखना पड़ता है, इसी को हमें और अच्छे से लिखना पड़ता है। कैसे लिखेगा हम इसको, देख यहां पर एक माइनस आ गया। सबसे पहले माइनस क्या बता रहा है, क्योंकि एक स्केलर और वेक्टर को आप बराबर कर रहे हो, तो E बराबर में लिखूंगा माइनस ऑफ dV अपॉन dr। यानी क्या, अगर आप, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप, टफ नहीं है इसका सवाल, बहुत आसान था, लगता है टफ है वो। अगर आप पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था मैंने 1D 2D में, मैथ में भी पढ़ लिया तुमने, यूट्यूब पर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से उस बात को समझना है क्या, कि अगर आप पोटेंशियल को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है? पर एक झमेला है, एक झमेला है क्या, कि सर कैसे करें, पोटेंशियल दिया तो उसको डिफरेंशिएट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दे तो सर फिर क्या करेंगे, तब तो हमें झमेला पता चल जाएगा, तब तो लोड आ जाएगा हमारे पास। तो कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाना, क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर बराबर माइनस ऑफ dV, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना और अपना आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है, तो dV का V हो जाएगा, V बराबर A इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dr कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, झमेला नहीं है, कुछ भी नहीं, या तो डिफरेंशिएट करो, जैसे वही क्या कि अगर वेलोसिटी दी है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको वापस से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से ये वाला भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाला भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसान टॉपिक है, टफ टॉपिक नहीं है, बहुत रेयर है कि तुम्हारे पेपर में आ सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगला टॉपिक आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम, सरफेस, हिंदी में लिख देता हूं, समझ जाना, ऐसा सरफेस, भाई देखो मुझे रटा हुआ नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब मेरे को अंग्रेजी की डेफिनेशन नहीं आती है, बना सकता हूं मैं, ऐसा नहीं बना सकता हूं, चलो तुम बोलोगे मास्टर को आता ही नहीं अंग्रेजी, बना के लिख देता हूं। ठीक है, तुम मजे लोगे यार ये कमेंट सेक्शन में। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या लिखूं, द सरफेस, तुम कमजोर आदमी समझ रहे हो, ये हमारी बहन ममता कमजोर है, नहीं है कमजोर, द सरफेस ऑन विच एट, लिख दिया हमने, सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। अच्छा वैसे नाम से समझ में आ रहा है, इज नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समझना मेरी बात। ठीक है, इरेगुलर उठाना पड़ेगा हमें। मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा फिगर है, सरफेस है, ठीक है,
क्लोज्ड सरफेस, सरफेस मतलब सरफेस हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी क्या कि वी ए शुड बराबर वी बी, शुड बी बराबर वी सी, शुड बी बराबर वी डी। एक पॉइंट जो मैं तुम्हें यहां लिख रहा हूं क्या, कि ऑल कंडक्टर्स हैव इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देख मैं तुझे एक बात बताऊं, मान ले कि ये एक झंडू बाम है जो ऐसे खड़ा है, फिर ये एक और है, ये एक और है, और ये एक और मैंने कहा कि इन सारे लोगों ने एक रॉड पकड़ रखी और मैंने उस रॉड को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, मान लो। अब इसको करंट लगेगा, जग 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 करंट लगेगा। जितना करंट पहले वाले को लगेगा उतना ही दूसरे वाले को लगेगा, उतना ही तीसरे वाले को लगेगा और उतना ही चौथे वाले को लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक कंडक्टर भी तार है, तार इज अ कंडक्टर, और हर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी हर एक झंडू बाम का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो धड़ 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 जो झटका लगेगा सबको क्या लगेगा बेटा, बराबर लगेगा। ये बस याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर है। तो ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलो अब एक नॉर्मल चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल चीज। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो वर्क डन को मैं क्यू इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं, या डब्ल्यू बराबर को मैं क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए लिख सकता हूं। ये किस केस में लिख रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में लिख रहा हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वहीं से हम ये सारी चीजें निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान ले यहां पर एक चार्ज रखा है बी और तू उसको यहां पर लाया ए, इसमें तूने डब्ल्यू काम करा और यहां पर एक चार्ज रखा था क्यू, और वो बोलेगा पता वीबी का पोटेंशियल अगर इतना है तो वीए का पोटेंशियल क्या होगा, अभी हम एक सवाल करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, क्या, चल मैं अगली जगह लिखता हूं, प्रॉपर्टीज लिखता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ, पहली प्रॉपर्टी, फॉर्मूला मैंने तुझे बताया क्या, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वीबी माइनस वी। क्लियर, नो वर्क इज डन, पहला सवाल समझना, पहला पॉइंट समझना, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in an on an equipotential surface। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी कितना हो जाता है, जीरो। डेल्टा वी कितना हो जाता है, जीरो। समझना मेरी बात को अच्छे से भाई। ये हमारे पास एक सरफेस थी, ये बी है, ये ए है, यहां से लेके यहां में जो डेल्टा वी बी होगा, यानी वी बी माइनस वी ए होगा, वो तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वी ए बराबर वी बी है, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, वो तुम्हें डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में दे देगा कि 2 कूलम का चार्ज है, बी का पोटेंशियल इतना, बताओ ए के पोटेंशियल तक जाने में कितना लगेगा। तो याद रखना, सॉल्व करने में टाइम नहीं बिगाड़ना है, जीरो लगेगा। कितना लगेगा बेटा, जीरो लगेगा। क्लियर है, ये बात हमेशा याद रखना। अगला है क्या, वो तुमसे पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है मेरी बात। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा 90 डिग्री पर होता है। हेलो,
आ गई आवाज, आ गई आवाज, आ गई। झुक झुक झुक। बहुत लोड है रे बेटा जीवन, बहुत लोड है। चलो ठीक है, ये दो तीन चीजें याद रखना। और एक दो चीजें मैं तुम्हें बता देता हूं। क्या? फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। मतलब क्या, समझना मेरी बात। मान लें कि मैंने यहां पर एक चार्ज रखा पॉइंट क्यू चार्ज, और इससे आर दूरी पर, इससे भी आर दूरी पर, आर आर, यानी ऐसा समझो। अब किसका फोन आ रहा है? ठीक है, ये आर, यहां भी देखूंगा तो आर जाएगा, यहां भी देखूंगा तो आर जाएगा, यहां भी आर। यानी कि मान ले कि ये एक पॉइंट चार्ज है और इसका एक आर डिस्टेंस पकड़ो और किसी भी जगह किसी भी सर्कल में घूम दो, एक स्फीयर बनेगा। तो वो जो भी स्फीयर होगा, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा इस पॉइंट का, तो क्या आ जाएगा? इस पॉइंट का के क्यू बाय आर। इस पॉइंट का लिखूंगा तो के क्यू बाय आर। इस पॉइंट का लिखूंगा तो के क्यू बाय आर। इस पॉइंट का लिखूंगा तो के क्यू बाय आर। इस पॉइंट का लिखूंगा तो के क्यू बाय आर। इस पॉइंट का लिखूंगा तो के क्यू बाय आर। इस पॉइंट का लिखूंगा तो के क्यू बाय आर। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो अगर पॉइंट चार्ज आ जाए, पॉइंट चार्ज, तो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? स्फीयर। ये पॉइंट चार्ज है तो इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, तो एक स्फीयर ही बनेगा। फुटबॉल जैसा, फुटबॉल का सेंटर पकड़ो तो जो फुटबॉल है वो स्फीयर रहेगा। क्लियर है? इसी के लिए फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सिलेंड्रिकल। कैसे सिलेंड्रिकल होगा, समझना मेरी बात अच्छे से। ठीक है, ये अपने पास एक लीनियर चार्ज है, ठीक है, मैंने बोला इसके ऊपर प्लस चार्ज है, आर 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 आर, ये ऐसा बना, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये चार्ज, ये पकड़ा घूम गए, फिर यहां पकड़ा घूम गए, फिर ये ऊपर पकड़ा घूम गए। तो नॉर्मली देखा जाए तो क्या बन रहा है कि सिलेंड्रिकल बन रहा है। तो दोनों के शेप याद रखना। पॉइंट चार्ज की अगर बात करेगा, अगर वो पॉइंट चार्ज की बात करेगा तो स्फेरिकल होगा, और अगर लीनियर चार्ज की बात करेगा तो सिलेंड्रिकल होगा। अगर लीनियर चार्ज की बात करेगा तो सिलेंड्रिकल होगा। क्लियर है मेरी बात? दोनों चीजें याद रखना, दोनों चीजें याद रखना। क्लियर है? अगला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। डाइपोल ही हमारा दो शब्द से मिलकर बना है। डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या दे, यहां पर मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, और यहां पर मैंने एक चार्ज रखा माइनस क्यू, और इसके बीच की दूरी को मैं 2L बोल रहा हूं। 2L कैसे बोल रहा हूं सर? घर से ला के 2L उठा के नहीं, देख काम आएगा। ये सेंटर है मान ले, तो ये L और ये भी क्या बेटा? L। क्लियर है? ऐसा अगर झमेला हो, क्या हो? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी क्या कि जो 2L है शुड बी स्मॉल, 2L जो है वो शुड बी स्मॉल। क्लियर है मेरी बात? 2L क्या होना चाहिए? स्मॉल। ऐसे झमेलों को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। फिर आता है डाइपोल मोमेंट।
जिसको हम P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम नहीं है बेटा, डायपोल मोमेंट। क्या है? डायपोल मोमेंट। मोमेंट को हम कैसे, मोमेंटम, डायपोल मोमेंट को हम कैसे लिखते हैं? क्या? अ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस। एक तरफ का चार्ज पकड़ ले तो Q लिख दिया, और उसके बीच की डिस्टेंस तो 2L लिख दिया। क्लियर मेरी बात? तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया? Q इंटू 2L। ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो याद रखना, इसकी तो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। कहां होती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होती, उल्टी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ये बात याद रखना, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ये बात आपको याद होना चाहिए। क्लियर मेरी बात? सभी को क्लियर है डायपोल और डायपोल मोमेंट क्या होता है? क्लियर है बेटा सभी को? चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके आ रहा है, अच्छा एक और याद रखना कि डायपोल मोमेंट की अगर यूनिट पूछ ले तो चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की मीटर, डिस्टेंस की मीटर। क्लियर है? और जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है। अब एक बात, अगला कॉन्सेप्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, समझ लो। यहां मैंने चार्ज रखा प्लस Q, यहां पर एक चार्ज हमारे पास माइनस Q, इसके बीच के डिस्टेंस को मैं 2D बोल रहा हूं या 2L बोल रहा हूं, कुछ भी हम ले सकते हैं, DL हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं D ले रहा हूं, D हम ले रहे हैं, DL कुछ भी ले सकते हैं। इसको बोल रहा हूं एक्सियल पोजीशन, यानी कि जिस एक्सिस पर डायपोल रखा उसी पोजीशन पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। मान लो मैंने एक पॉइंट बोला ए, मैंने बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल। 2D उसके बीच का, 2D उसके बीच का डिफरेंस है। और मान ले, या एक नॉर्मल बोल रहा हूं कि ये इसका सेंटर है, यहां से लेके, सेंटर से लेके जो ए पॉइंट है वहां को मैं आर बोल रहा हूं या एक्स बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो ए पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q होगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर? प्लस Q के कारण इस तरफ होगी और माइनस Q के कारण इस तरफ होगी, तो एक पॉजिटिव लेना और एक नेगेटिव लेना है। क्लियर है? हम किसी भी तरीके से हमारे हिसाब से ले सकते हैं, उधर चल रहा है तो हम प्लस वालों को पॉजिटिव ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए क्या हो जाएगी? देखो, के क्यू अपॉन में, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? D, और ये तो कितनी हो जाएगी? R प्लस D का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, के क्यू अपॉन में R माइनस D का होल स्क्वायर। डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं मैं, ये बात याद रखना। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, इस तरीके से होता है, करवा देता हूं। चलो, इस तरीके से होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, के क्यू को मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करूंगा अगर इसको, ई ए बराबर, समझना, के क्यू इसका इधर तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस डी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास? ए, देख, आर प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको अगर मुझे थोड़ा और अच्छे से लिखना हो तो देख क्या लिखूंगा मैं? ई एट ए बराबर के क्यू को बाहर चलने दो। ठीक है, के क्यू को बाहर चलने दो, ऊपर वाला देखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, प्लस 2ab। ठीक है, तो अब हम इसको नीचे ओपन करेंगे अपॉन में, यहां पर हमारा चल रहा था आर प्लस डी होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर, उसको मैं लिख दूंगा आर प्लस डी इंटू आर माइनस डी का
होल स्क्वायर। अब देख, अगर मैं ऊपर अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो के क्यू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस का 2rd अपॉन में आर प्लस डी। ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो हम इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर डी मर जाएगा तो ई ए हमारे पास आया माइनस का के क्यू 2rd माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4rd। जो माइनस नेगेटिव साइन था उसको हमने बाहर कर दिया। माइनस ये बताता है कि आपने जो डायरेक्शन मानी, जैसे हमने इसकी डायरेक्शन उस तरफ मानी थी तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन बताता है। पूरी फिजिक्स में जब भी हम वेक्टर में अगर प्लस माइनस पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल पावर स्क्वायर। इस माइनस को अभी मैं प्लस कर रहा हूं इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। या तो आपने जो डायरेक्शन मानी है अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने डायरेक्शन को सही माना है, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है यानी आपने डायरेक्शन को गलत माना है, ठीक है। यहां से ई ए हमारा हो जाएगा 4rd के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम डाइपोल के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इस झमेले को कुछ ना कुछ डाइपोल के सेंस में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? देख, डाइपोल मोमेंट अगर मुझे यहां से लिखना हो तो डाइपोल मोमेंट मेरा क्या हो जाएगा 2d, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d, और एक चार्ज को उठा लूंगा मैं q, जो हमने छोटा q और बड़ा q लिया एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से 4rd को मैं लिख दूंगा 4rd को मैं लिख दूंगा, देख k को हमने यहीं पे लिखा 2d इंटू, इतना याद रखना हमने यहां पर r और d दोनों लिया। r जो है वो यहां से लेके बाहर तक का पॉइंट था और d दोनों के डायपोल के बीच की डिस्टेंस को हमने जो सेंटर से लिया था वो माना है, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2d इंटू q इंटू r, जो कि हमारा यूजुअली चल रहा है। क्लियर है? अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो 2d इंटू क्यू है इसको मैं p लिख सकता हूं, p यानी डायपोल मोमेंट लिख सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो बन गया, देख यहां से पहले 2 लिख दिया, इस पूरे को मैं p लिख रहा हूं, इस पूरे को मैं डायपोल मोमेंट लिख दूंगा इंटू, अब क्या बचा हमारे पास r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर 2। क्लियर मेरी बात? ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है ड्यू टू डायपोल, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है ड्यू टू डायपोल। क्लियर मेरी बात? इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देख, ये इतना याद रखना है कि एक्सियल पोजीशन की बात हो रही है। एक्सियल पोजीशन मतलब क्या कि जिस एक्सिस पर आपका डायपोल रखा है उसी एक्सिस पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उसी एक्सिस पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है मेरी बात? अब देख, एक आता है स्पेशल केस, एक आता है हमारे पास स्पेशल केस जो आपको मेजरली पेपर में देखने को मिलेगा। स्पेशल केस का मतलब क्या? व्हेन r इज अनसंड ग्रेटर देन d, यानी कि r हमारे पास बहुत बड़ा है d। क्लियर है मेरी बात? तो हम यहां पर r इज बहुत ग्रेटर देन d, तो यहां पर हम d को क्या टेंड कर देंगे लगभग 0, यानी कि एक समुद्र में से एक चम्मच पानी को बाहर निकाल दो या एक चम्मच पानी डाल दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कि मान लो r दे रखा है उसने 5 मीटर और d दे रखा है नैनोमीटर में, या हम कह सकते हैं माइक्रोमीटर में, या फिर हम कह सकते हैं कि मिलीमीटर में, तो हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहां से अब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमने फॉर्मूला लिखा 2, यहां पर k चल रहा है, ठीक है, याद रखना k चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2k p, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या? उसकी डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा r अपॉन में d को 0 हो गया तो r स्क्वायर माइनस, हमें कुछ नहीं करना है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा इंटू इसका स्क्वायर, क्या आ गया ये 2k p इंटू r अपॉन में r की पावर 4, पावर से पावर मर जाएगी, r से 4 की पावर मर के 3 बच जाएगी, तो 2k p अपॉन में r क्यूब। जो मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव करा, यानी क्या नेगेटिव ये बता रहा था कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव थी, और आपने जो सॉल्व करा उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई। यानी क्या कि अगर मैं यहां पर बात करूं
तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव थी, लेकिन आपने जो सॉल्व करा था उसकी तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गई। क्लियर है? अब देख, ये हमारा हो गया क्या, यानी फॉर्मूला तो डायरेक्टली याद रखना कि ई एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 2kp अपॉन में आर क्यूब, 2kp अपॉन में आर क्यूब। क्लियर है? ये फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इक्विटोरियल पोजीशन की बात करूं, अब मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, हमारे पेपर में डेरिवेशन नहीं आता है, कंपटीशन है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं इक्विटोरियल पोजीशन की बात करूंगा, इक्विटोरियल पोजीशन क्या होती है वो बात याद रखना कि मान लो यहां हमारे पास एक डाइपोल है प्लस क्यू और ये डाइपोल है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं 2d बोल रहा हूं, ये सेंटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की पोजीशन d है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दोनों की d है। ये जो पोजीशन होगी इसकी इक्विटोरियल पोजीशन, यानी कि सेंटर से ऊपर किसी भी डायरेक्शन में या नीचे भी किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको लेना हो, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई ऑफ इक्विटोरियल हो जाएगा। देख, जैसे कि हमारा एक्सियल में आया था 2kp अपॉन में आर क्यूब, यहां पर आ जाएगा kp अपॉन में आर क्यूब। किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं एक बार तुझे बता देता हूं। यहां पर अगर प्लस क्यू रखा हुआ है और यहां पर तेरे पास माइनस क्यू रखा हुआ है, ये जो पोजीशन होगी, देख टोटल डिस्टेंस d है, इस पोजीशन को तू r ले लेना, ये तेरा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरीके से भी डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे कॉस थीटा साइन थीटा में, ठीक है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट मर जाएगा, कॉस थीटा वाला दोनों का जुड़ जाता है और तेरा आंसर ये आ जाएगा। जो मेजरली तुझे पॉइंट यहां से याद रखना है वो ये याद रखना है क्या, कि ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्विटोरियल, 2 इक्विटोरियल। कैसे, ई एक्सियल थे हमारा 2kp अपॉन में आर क्यूब और यहीं से 2 इंटू kp अपॉन में आर क्यूब। ये तुझे मेजरली याद होना चाहिए, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आखिरी में हमने अभी दो पढ़े, डाइपोल एक्सियल के लिए और इक्विटोरियल। जनरल फॉर्मूला में तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, जनरल फॉर्मूला वाला किसी भी पॉइंट पर अगर वो पूछे तो कॉस थीटा टेन थीटा का मामला जाता है, कंपोनेंट बनते हैं, उसका झमेला में नहीं रखना है। हमारे पेपर में वहां से सवाल नहीं आता, वहां से सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको जेई मेंस और जेई एडवांस में देखने को मिलेंगे। हल्का फुल्का कभी ना कभी 5-6 साल में नीट में वहां से सवाल पूछता है, आईएमयू सीट में यहाँ से अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है। आईएमयू सीटी में अभी तक यहां से सवाल नहीं पूछा गया है। क्लियर मेरी बात? तो आज के लिए इतना काफी है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, मतलब एक लेक्चर और तुम्हें मिलेगा, हम इसी के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे, ठीक है, और गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ क्या था, फ्लक्स क्या था, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। 1 घंटे का लेक्चर और होगा, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहां से तुझे तेरे पेपर में तू मान के चल, अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ से तुझे 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये 12th का पहला और दूसरा दोनों मिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं। पहला चैप्टर अपना क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो हम पढ़ चुके थे, दूसरा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके मैंने तुझे पढ़ाया। अगला जो यूनिट हम चालू करेंगे वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश मैं ये करूंगा कि तुझे एक ही लेक्चर में, मैराथन में 2.5, 3, 3.5 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें, और वहीं से तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर अपलोड होगा कल, आपको कल या मैक्स परसों में, एक दिन छोड़ के आपको वो लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पे मिल जाएगा। टाइम देख सकते हो तुम, ठीक है, 11:15 बज रही है। कितनी बज रही है? 23:41, ठीक है, 11:15 बज रही है लगभग। अब बहुत टाइम हो गया, घर जाना पड़ेगा, ठीक है। घर वाले भी बेटा इंतजार करते हैं, इसीलिए घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। एक लेक्चर और तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिलेगा, उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोशिश करेंगे। एक लेक्चर तो तुम्हें कल ही मिल जाएगा, इस लेक्चर अपलोड होने के बाद अगले दिन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लेक्चर और मिल जाएगा। वो लेक्चर के बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी को कोशिश करेंगे हम कि हम उसको एक मैराथन में खत्म कर दे, हम उसको एक मैराथन में खत्म कर दे, ठीक है। बहुत कम टॉपिक बचा और जो मेजर पार्ट था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो हम इसका कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा पार्ट बचा, फ्लक्स बचा और गॉस लॉ बचा, 2 टॉपिक बचे मेरे हिसाब से बस, इसके अलावा और कोई टॉपिक बचा नहीं, और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बचा है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, फ्लक्स और हमारा गॉस लॉ। मैक्स टू मैक्स 30, 35, 40 मिनट का लेक्चर बचा। कोशिश तो मैं ये करूंगा कि आज ही के दिन या कल ही में वो लेक्चर डल जाए, और टेंशन मत लो, 5 मार्च तक की मैं तुम्हें डेडलाइन दे रहा हूँ। 5 मार्च तक मैं तुम्हारा सिलेबस करा दूंगा, ठीक है। 5 मार्च तक तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद क्या सर यूट्यूब पर वीडियोस आना बंद हो जाएगी? क्या सर फ्री कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा? क्या सर सिर्फ पेड बैचेस पे कंटेंट मिलेगा? जो आप लोगों को यूजुअली आपके मन में डाउट होगा, तो नहीं बेटा,
ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस खत्म होने के बाद भी हम लंबी लंबी मैराथन रखेंगे, कोशिश करेंगे हम यूट्यूब पर लाइव आ पाए, ठीक है। जनरली लाइव अगर क्लास चलेगी तो वो रात में ही चलेगी, ठीक है, 3-3 4-4 घंटे की, जिसमें हम एक एक चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना मेरी बात। 20-20 30-30 एमसीक्यू हम एक चैप्टर को उठाएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, आसानी से तेरा पेपर आराम से निकल जाएगा। पेपर में अभी समय है, लेकिन समय है तो हमें उसे व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि देख जब तू तैयारी करना स्टार्ट करता है, चाहे तुम 11th में हो, चाहे तुम 12th में हो, या अपन ड्रॉप करो, इस बात को विशेष ध्यान रखना है क्या, कि शुरुआत इंसान जोश से करता है और खत्म उसको मजबूरी में करना पड़ता है। जो बीच का टाइम है, यानी कि अभी, हालांकि वो टाइम निकल चुका है, हम ये बात कब कहते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब तो फरवरी आ गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। 12th वाला बच्चा अभी बोर्ड्स पर फोकस कर रहा है, बोर्ड्स दो, लेकिन कंपटीशन को भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो, ऐसा नहीं कि हम 15 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, 10 दिन का, 1 या 2 मैक्स ब्रेक, 2 दिन का ब्रेक लो, भिड़ जाओ, फिर से 10-10 11-11 घंटे में IMCT के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अपना आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं से अगर सिर्फ यूट्यूब से भी पढ़ रहा है तो तेरे 50 में से 45-46 सवाल आराम से तेरे पेपर में बन जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैं मैग्नेट खत्म करूंगा, मैग्नेट के बाद में वापस से 11th का पार्ट उठाऊंगा जो हमारा बचा है, ठीक है, रोटेशनल बचा है, पीछे की पूरी फ्लूइड्स वगैरह पूरा मैकेनिक्स बचा है, ठीक है, वो खत्म करेंगे। उसके बाद हम वापस से मॉडर्न चालू करेंगे। कोशिश मैं ये करूंगा कि 5 से 10 मार्च के बीच में तेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फरवरी का मैंने बोला था, लेकिन बीच में किसी कारणवश बहुत टाइम में तुम्हें लेक्चर लेट मिले तो 5 मार्च या 10 मार्च तक लेक्चर्स खत्म कर दूंगा, यूट्यूब पर अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन मैराथन रखेंगे, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, मेहनत करते रहो, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, ठीक है। टाटा बाय बाय।